ये आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाए, चाहे एससी का, अछूतों का, एसटी का, आदिवासियों का और शूद्रों का, ओबीसी का, ये तमाम लोगों के अलग अलग आंदोलन चले, इसके सारे रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर 36 राज्यों में से 32 राज्यों में ये सारा आंदोलन हम वामसेव के लोग चला रहे हैं। सभी लोगों को साथ में लेके चला रहे हैं। हमारे एक भाई का ये मुद्दा था, उन्होंने ऐसा मुद्दा यहाँ मेरे सामने उठाया, वो अच्छा किया, क्योंकि जानकारी उनके पास जो है वो उनको यहाँ उठाने के लिए तो बुलाया। यहाँ बोलने पर पाबंदी नहीं है। अब बोलने पर पाबंदी तो जले ब्राह्मणों की व्यवस्था में, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जो बोलना है बोलो। वामन मेश्राम के विरोध में भी बोल सकते हो, ये भी आज़ादी है, मगर फिर वामन मेश्राम का सुनना पड़ेगा लास्ट में। फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर बहुत सारे लोग छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि फिर मैं सारा विस्तार से बताता हूँ। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई दुश्मनी निकालने का काम करने के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। हमारे लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से ये बात मैं कहता हूँ। जैसे हमारे भाई ने ये बात कही, ये ओबीसी के लोग जो हैं एससी में कार्यक्रम में नहीं आते। अरे ओबीसी एससी नहीं है, ओबीसी एससी नहीं है। ओबीसी अलग है, आदिवासी अलग है, अछूत लोग जो है वो अलग है, और ये तीनों वर्ग के जातियां है। 6247 जाति के टुकड़े हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, हिंदू मुसलमान। तो ब्राह्मण लोग उनके विरोध में पील पड़े, अरे इन्होंने हमारे टुकड़े किए, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। जो ब्राह्मण इसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में बोलते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, उन ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। अंग्रेज तो उनके सामने कहीं है ही नहीं, टिक ही नहीं सकते। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के बाप नहीं, दादा, परदादा, लकड़दादा, न जाने और कौन सा दादा, वो तुलना नहीं हो सकती। इतना ज्यादा ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। ये टुकड़े भारत सरकार ने जनगणना में जाति के नाम पर रिकॉर्ड में है। तो कुछ टुकड़े अछूत जाति के हैं, कुछ आदिवासियों के हैं और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं, और तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। तो ब्राह्मण जो है वो आज क्या कर रहा है, आज के तारीख की थोड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के घर में जाकर बोले, एससी एसटी ओबीसी के घर में जाके बोले तुम हिंदू हो, आगे बोले तो बोलेगा कैसे कैसे, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मैं तो शेड्यूल ट्राइब हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओबीसी हूं। तुम कहते हो हिंदू है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हिंदू कहां कहता है, ये तुम कह रहे हो। अच्छा ठीक है। दूसरा, हिंदू के नाम पर मेरे को कुछ अधिकार मिलता क्या? नहीं, हिंदू के नाम पर नहीं मिलता। क्यों? अरे अंबेडकर ने अपने को डिवाइड करने के लिए किया, अंबेडकर ने डिवाइड किया। मतलब बदमाशी की भी साली हद होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बांटा, हमको बांटा। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने 6247 टुकड़ों को 3 में यूनाइट किया।
6,247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए थे, उनको उन्होंने क्या किया? 3 टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया, यूनाइट किया। यहां डिवाइड शब्द नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहां कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कसौटियों के आधार पर यूनाइट किया। कोई भी आदमी शेड्यूल कास्ट में नहीं घुस सकता, तो उसके यूनाइट करने का सिद्धांत है। कोई भी आदमी आदिवासी में नहीं घुस सकता, क्योंकि उसको यूनाइट किया गया है, सिद्धांत किया। कोई भी आदमी ओबीसी में नहीं घुस। अगर पंडित बोलेगा मैं भी गरीब हूं, मेरे को भी ओबीसी में ले लो, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कहे कि मेरे को तो शाम को खाने के लिए नहीं है, कोई शूद्र लोग पूजा रखे तो मेरे को खाने को मिलता है, मैं तो बहुत गरीब हूं, अगर इसलिए मेरे को शूद्र में ले लो, ओबीसी में ले लो। कोई भी ब्राह्मण ऐसा एक तो बोलता नहीं है, क्योंकि जो भिकार चोट ब्राह्मण है वो भी सबसे ऊपर है। भिकार चोट अपना देसी शब्द है, डिक्शनरी में नहीं मिलता है, मगर लोगों को बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो देसी भाषा में बोल रहा हूँ। चला भिकार चोट ब्राह्मण अगर है तो भी बोल रहा है नहीं ब्राह्मण हूँ, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिले, ब्राह्मण नहीं छोड़ सकता, मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो कैसे? तुम्हारे से ऊपर हूँ। कितना? कम से कम 4 गुना। हाइट तो तुम्हारी 6 फीट ही है, मेरी भी 6 फीट नहीं, वो तो फीट का कैलकुलेशन है। समाज का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो कैलकुलेशन है उसमें मैं तुमसे 4 गुना ऊपर हूं। तो ये उसमें उसको गर्व है, उसमें उसको कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है, वो उसी में बने रहना चाहता है। तो वो उनको सर्वोच्चता देने वाला सिद्धांत है, उससे वो अपने को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के संविधान ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी, फिर भी वो उससे चिपका हुआ है, छोड़ने के लिए राजी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बात भी हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि हम लोगों को आज अगर ये सारे अधिकार एससी एसटी ओबीसी के नाम पर मिले हुए हैं, ये अधिकार हमें हिंदू के नाम पर कहीं पर भी नहीं मिले हुए हैं। जो लोग, मैं ये बहुत खास बात समझा रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू कहता है, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहता है, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो, और एक बात, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा फायदा किसने किया? तो मुसलमानों ने। अब ये अजीब किस्म की बात कह रहे हैं। किसी भी ब्राह्मण और किसी भी मुसलमान को पूछो, एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। बामन ने कहा तो हमारा आदमी जूते से मारेगा उसको, मगर मुसलमान क्या कहते? नहीं ये सारे हिंदू है। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है इसलिए सारे हिंदू है, मुसलमान हो गया तो नहीं, फिर हिंदू नहीं है। साले बड़ी अजीब किस्म की व्याख्या है। मुसलमानों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, अरे 3.5% ब्राह्मणों को 15% मुसलमान है, उसको 3.5% वाले क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक है। 3.5% वाले 15% मुसलमानों क्या कहते? अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मणों को हिंदू कहकर बहुसंख्यक बना लेते हो, 3.5 वालों को बहुसंख्यक बनाते हो, और 3.5 वालों को हिंदू बनाकर जब बहुसंख्यक बनाते हो तो फिर वो आपको अल्पसंख्यक कहता है। तो मुसलमानों को भी टर्मिनोलॉजी कॉन्शियसली यूज करनी चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है। दूसरी मौलिक बात
जो बात बहुत फंडामेंटल है वो क्या है? हिंदू शब्द कैसे आया? अंसारी, मुसलमान का दिया हुआ है। मैंने ब्राह्मणों को कहा, रेलवे में ट्रैवलिंग करते रहता हूं, तो रेलवे में इधर तीन तो रहते ही है। तुम्हारी इच्छा हो तो भी रहते हैं, नहीं हो तो भी आमने सामने, उसका मुंह अपने मुंह पर और अपना मुंह उसके ऊपर रखना पड़ता है। ब्राह्मण के ऊपर शूद्र को मुंह रखना पड़ता है, शूद्र को ब्राह्मण, उसकी इच्छा हो या ना हो। 8 घंटे की ट्रैवलिंग में तो कम से कम रखना ही रखना है। तो आप जो है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग मौलिक रूप से, मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये मौलिक रूप से जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो कभी भी अपने को हिंदू नहीं मानते। कितने मुसलमानों को पता है? ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं मानते। ब्राह्मण ही कहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के संगठन बना रखे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक ब्राह्मण के नाम पर ही जीवित रहता है। मरने के बाद भी बोलता है मैं ब्राह्मण ही हूं। मेरे संस्कार शूद्र की तरह नहीं होने चाहिए, मेरे संस्कार ब्राह्मण की तरह ही होना। चलो मर गया फिर भी उसके ब्राह्मण के संस्कार ब्राह्मण के नाम पर ही होते हैं। तो ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहता। दयानंद सरस्वती का नाम सुना? राजकोट का, गुजरात का दयानंद सरस्वती। ब्राह्मणों का कोई लीडर ही नहीं था, तब था ऑल इंडिया में दयानंद सरस्वती। तो क्या कहा? रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, क्या कहा? हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। जब दयानंद सरस्वती जैसा बड़ा ब्राह्मणों का नेता ऐसा कहता है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो इसके 2 अर्थ बताता हूं। एक तो इसका मतलब ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वही ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहता है। बड़ा अजीब किस्म की बात है। जिस हिंदू शब्द को वो अपने साथ जोड़ने के लिए मना करता है, वही हिंदू शब्द वो SC ST OBC को कहता है कि नहीं ये हिंदू है, उनको हिंदू कहता है। अगर ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहता है तो दयानंद सरस्वती की भाषा में ब्राह्मण हमें गाली क्यों दे रहे है सवाल। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता, क्यों? ये मुसलमानों की देवी गाली है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए चर्चा के लिए मान लेते हैं, ये मुसलमानों की देवी गाली है। तो तुम हमको मुसलमानों ने जो गाली दी, तुम ब्राह्मण लोग आजकल SC ST OBC को हिंदू कहते हो, क्यों कहते हो? मैंने 2-4 वीडियो बनाया है, कामड़े संकेत कामड़े को मालूम है और लोगों को मालूम, 2-4 वीडियो बनाए इस विषय पर। बहुत खास बात बताओ बोला ना। जब बनाया तो ब्राह्मणों ने कहा अरे साले तो पकड़ लिया वामन मेश्राम ने, हिंदू कहेंगे तो हिंदू की मुसलमानी दी हुई गाली है, अगर ये कहेंगे तो SC ST OBC के लोग साले जूता मारेंगे, तो क्या करें क्या करें। उनको ये संकट खड़ा हो गया, तो उन्होंने इसका रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? सनातन हमारे धर्म का नाम है। आजकल नया जो शब्द आ रहा है ना सनातन, वो मेरी वजह से आ रहा है। मैं खास बात बता रहा हूं, ये सारे देश भर में कांग्रेस की वजह से, बीजेपी की वजह से और किसी के भी कुछ भी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। ये सामान्य नहीं बात,
ये सारा देश में जो विश्लेषण हो रहा है उसमें बदलने का काम हम कर रहे हैं। उसमें कौन से शब्दों का उपयोग होना चाहिए, कौन से शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड हम कर रहे हैं। कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये बात मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण लोग जो है आजकल हमें हिंदू कहने के लिए भी डर लगा रहा है, डर लग रहा है उनको, और इसीलिए उन्होंने नया शब्द ढूंढा, सनातन। नहीं, हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन। तो मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया, उसमें कहा अरे सनातन शब्द तो बुद्ध का है, पाली भाषा का है, एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। ये तो बुद्ध का धम्म पद का प्रवचन है। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, ऐसी काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये तो बुद्ध का धम्म पद का प्रवचन है। यमक वग में तो मैंने कहा रे ये सनातन भी उधार लिया हुआ है। फिर कहा मैंने कंक्लूजन, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है, तुम बाहर से आए तो शब्द भी तुमको यहां मिलने वाले नहीं है। जो कुछ भी उठाओगे वो हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम यहां के हो ही नहीं, तुम यहां के मूल निवासी ही नहीं हो। तो सनातन भी तुम्हारा शब्द नहीं है। सनातन एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। तो ये बात आज ये जो विमर्श देश में चल रहा है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को विमर्श में जवाब देना और चर्चा करना मुश्किल हो गया है। बौद्धिक क्षेत्र में हमने उन लोगों को चुनौती दी हुई है, और उस चुनौती का उनके पास पंडित कहने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जो अपने को पंडित कहते हैं ना ब्राह्मण लोग, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि इस देश में जो मौलिक बातें हैं उसमें ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं है। ब्राह्मणों का भारत के अंदर रोल है घटियापन का। ब्राह्मणों का रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। जितना भी घटिया है भारत में, उसके महान निर्माता ब्राह्मण है। जितनी भी घटिया चीजें हैं, तमाम सारी घटिया चीजें हैं, वो सारे घटिया चीजों के निर्माता ब्राह्मण हैं। और ये गलत है तो ब्राह्मण को मेरी चुनौती है, मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। फिर मैं पुलिस वालों को भी देखता हूं और फिर ब्राह्मण को भी देखता हूं। अभी मेरा 67 साल चल रहा है, एक भी एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है, और जितना बोलता हूं उतना कोई भी बोलता नहीं है। एक भी एफआईआर नहीं है। उसको मालूम है सुप्रीम कोर्ट से मेश्राम ऑर्डर ले लेगा तो फिर तो भारत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वामन मेश्राम एक अकेले आदमी को हमारी मूर्खता का पता चला, बाकी तो 99.99% लोग तो है ऐसे ही। उन लोगों को तो पता नहीं, वामन मेश्राम महीने में 2 महीने में एक आध बार बोल देता है। बोलने दो, एक आदमी को समझ में आ गया हमारा सारा साजिश, हमारा सारा षड्यंत्र, बाकी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर 2-3 घंटे के लिए उसके लोग सुनते हैं, फिर घर में जाके अपने काम धंधे में लग जाते हैं, और महीने 2 महीने में फिर भूल जाते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद फिर वामन मेश्राम कार्यक्रम करेगा तो रिफ्रेशमेंट कोर्स चलाएगा तो याद आएगा, रिफ्रेशमेंट कोर्स नहीं चलाएगा तो फिर हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये तमाम बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें मैं किताबी नहीं कह रहा हूं, ये एकदम व्यावहारिक जीवन में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसका व्यावहारिक रिफ्लेक्शन मेरे बोलने में आ रहा है। जो स्थिति है वो बता रहा हूं। इसलिए हम
इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ध्येयवाद को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपना ध्येयवाद किसी संदर्भ में लेकर चलना है। हमारे महापुरुषों ने बताया हुआ रास्ता है, आजमाया हुआ रास्ता है, साबित किया हुआ रास्ता है। उनके आंदोलन की बदौलत ही हम लोगों को अधिकार मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको रिकॉग्नाइजेशन मिला, रिकॉग्नाइजेशन की वजह से राइट मिला, और राइट की वजह से हम लोगों को कुछ मिल रहा है। ये कोई काल्पनिक बातें तो है नहीं। इसलिए हम लोगों को ये सारी बातें संदर्भ के साथ समझकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपने महापुरुषों का आंदोलन, जिसकी बदौलत हम लोगों को सारे हक और अधिकार मिले, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। यही मुख्य विषय यहां पर है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जीवन में 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, क्योंकि हमारे देश में 18 साल के बाद नौकरी लग जाती है, तो मैं प्रथम श्रेणी का स्टूडेंट था। इस वजह से मुझे बगैर किसी इंटरव्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला, और जॉब मिलने के बाद जिस सेक्शन में मैं वहां काम करने के लिए गया, वहां पहले से एक बमसेप का आदमी था, और सेक्शन सुपरवाइजर ने कहा कि यह आदमी वामन मेश्राम को तुम ट्रेनिंग दो। वो बमसेप का आदमी था। वो 6 बजे तक मुझे डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देता था, 6 बजे के बाद बामसेप के मीटिंग में देके जाता था। 2-2 ट्रेनिंग करता था मेरा एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंटल और एक ट्रेनिंग जो है बामसेप का। पहले ही दिन वो बामसेप के मीटिंग में लेके गए, और उस दिन से नौकरी में ज्वाइन हुआ। उसी दिन से मैं बामसेप में एंट्री किया, और फिर एंट्री करने के बाद सबको पीछे छोड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ऐसे ही नहीं बना, जबरदस्ती नहीं बना। इसके लिए मैंने जिंदगी लगा दिया, तमाम साल लगा दिया, सारी जिंदगी के तमाम जवानी के सारे साल लगा दिया। और आज आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन फैला हुआ है। तमाम यहां महाराष्ट्र में नेता कहने वाले लोग और अखबार वाले उनको राष्ट्रीय नेता भी कहते रहते हैं। बाहर कोई कुत्ता नहीं पूछता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको बाहर कोई नहीं पूछता। और यहां क्यों पूछता है? वो नेता है इसलिए नहीं पूछता, नातू है इसलिए पूछता है। आंदोलन के लिए नेतृत्व चाहिए, रिश्तेदारी के लिए नातू चाहिए। तो नातू, अरे नेतृत्व चाहिए रे भाई। नातू से रिश्तेदारी होगी, नातू से आंदोलन कैसे चलेगा? नातू से आंदोलन नहीं चल सकता। नेतृत्व चाहिए। किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाना है, हमको कौन पूछने वाला था? हम तो देहात के रहने वाले हैं। सारे देश भर में 32 राज्यों में शायद हैरान करने वाली बात होगी सुनकर, 500 जिलों में फिजिकल जाके मीटिंगें किया। कोई आदमी नहीं बताया जा सकता जो 500 जिलों में भारत के फिजिकल जाके मीटिंग किया हो। इतना लंबा संघर्ष किया संगठन बनाने के लिए, और आज हम लोग इतना विशाल संगठन खड़ा किया। उसके बदौलत आरएसएस के हेडक्वार्टर पर चढ़ाई कर दिया। लोग अभी भी सोचे ही रहे हैं, आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हैं, बोलते रहते। अरे हम उधर जाके चढ़ाई करके वापस आ गए। ऐसा कोई नहीं किया तो बात सोचा नहीं ऐसा, क्योंकि करने के पहले इधर दिमाग में सोचना पड़ेगा ना। सोचेगा तो होगा। ये काम हमने किया,
और वहां जाकर करके दिखाया। संगठन शक्ति के बल पर किया। संगठन शक्ति की वजह से यह आत्मविश्वास पैदा हुआ। हमारे पहले भी तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन थे, हैं और रहेंगे, मगर RSS के हेडक्वार्टर में तो हम ही गए। मेरे जाने के बाद भी वो जाने का नहीं सोच रहे, मेरे जाने के बाद भी जाने का नहीं सोच रहे। उनको पूछो, अरे वो तो गए ना, अभी तो आपका डर खत्म हो गया होगा, तो अब तो जाओ। नहीं, अब मेश्राम जी जाकर आए, अब क्या जाने का, अभी जाने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं गए भी तो दूसरा नंबर लगेगा। लिखने वाले लिखेंगे कि पहले तो वामन मेश्राम गया था, दूसरी बार ये गया, तो साला पहला नंबर तो मिलेगा नहीं। इसलिए जाने का कोई मतलब है नहीं, कोई जाता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई संगठन शक्ति है नहीं। संगठन शक्ति है नहीं। हमारे देश भर में संगठन है, ट्रेंड कैडर है, और उनको बोलने के लिए कहा जाए तो घंटा भर हमारा कार्यकर्ता जिले में बोल सकता है और किसी के साथ भी बातचीत कर सकता है, डायलॉग कर सकता है, वो ट्रेंड है। और बहुत सारे तथ्य जो है बता सकता है, क्योंकि हमने उसको इस काम के लिए तैयार किया, ट्रेन किया। इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया। आज ये संगठन शक्ति हमारी इतनी बड़ी शक्ति है, और 2030 के बाद 30 तक ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और 30 के बाद इतना विशाल आंदोलन खड़ा होगा कि 6 लाख गांव के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। तो पंडित लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे हम कहां जाए, हम कहां जाए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रह सकते हो, मगर इंसान का सपूत बनकर रह सकते हो। ब्राह्मण इधर ही रह सकता है, मगर इंसान का सपूत बनकर रह सकता है। नहीं तो कुत्ते की पूंछ जैसे टेढ़ी होती है, अगर उसी तरह से टेढ़ी पूंछ लगा करके अगर तुम रहना चाहोगे तो फिर तो दिक्कत खड़ी होगी कि फिर तो ऐसा कानून बन जाएगा, फिर तो लोग डंडा चलाएंगे, कानून भी डंडा चलाएगा। इसलिए हम लोग इतना विशाल संगठन आंदोलन, RSS की सेंट्रल में सरकार थी, तब हम दिल्ली में उधर नागपुर गए हैं, बीजेपी की दिल्ली में सरकार, और हम उधर RSS में चढ़ाई कर दिया। क्या कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या कर लिया? मोदी का बहुत लोगों को डर लगता है। मोदी को पूछो किसका डर लगता है? मोदी RSS से डरता है, RSS वामन मेश्राम से। तो ये बात जो है वो मैं कोई जाति दुश्मनी करने के लिए उनसे नहीं लड़ रहा हूं, सिद्धांत की लड़ाई है। RSS का सिद्धांत भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोह करने के काम में लगे हुए हैं। RSS देशद्रोह करने वाला संगठन है, और इसीलिए राष्ट्रवाद की डेली बात करता है, डेली राष्ट्रद्रोह करता है। RSS के लोग डेली राष्ट्रद्रोह करते हैं, और डेली वो 24 घंटे राष्ट्रवाद पर भाषण देते हैं, करते हैं राष्ट्रद्रोह, और भाषण राष्ट्रवाद पर करते हैं। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मैं ही सबूतों के साथ बता सकता हूं, मैं ही उनकी बातों के, उनके करतूतों को जानता हूं। इसलिए संगठित शक्ति निर्माण करने पर हमने बहुत ज्यादा जिंदगी का लंबा समय लगाया। अब आखिरी बात बताना चाहता हूं। अब मैं संगठित शक्ति इतनी विशाल बनाने के बाद अब हम लोग जन आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो बुनियादी वाम शिव का संगठन हमने बनाया ना, अभी वो संगठन बनाने का काम मैंने छोड़ दिया है।
अभी हजारों लाखों लोग हैं उसको बनाने चलाने वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं वो काम नहीं करता हूं। अब हमारे 6 लाख गांवों में रहने वाले 98% जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग उसके 98% जो अनपढ़ गवार लोग हैं, जिनको इस देश में हजारों सालों से दबा के रखा हुआ है, उसका आंदोलन चला रहे हैं। अभी उसको तैयार कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को तैयार करना बहुत मुश्किल काम था, वो हम कर दिए हैं। अभी अनपढ़ गवार जो लोग हैं, उन लोगों का आंदोलन 30 तक खड़ा होगा और 30 तक 6-6.5 लाख गांव के लोग तैयार होंगे। आने वाले समय में इस काम में लगा हुआ हूं। इसलिए इस काम को करने का तरीका भी थोड़ा आपको बताता हूं, जिसमें आप बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। वो ये कि आपको जो चुनाव आयोग के द्वारा बूथ बनाए जा रहे हैं, बूथ, ये 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में, अपने अपने रिश्तेदार, अरे हर आदमी के रिश्तेदार होते हैं। बहुत अच्छा हो तो भी रिश्तेदार होते हैं, फालतू हो तो भी रिश्तेदार होते हैं, मगर रिश्तेदार फालतू नहीं होते हैं। आदमी फालतू हो सकता है मगर उसके रिश्तेदार होते हैं। और रिश्तेदार को सिद्धांत की बात बाद में समझाओ। रिश्तेदारी के आधार पर अगर आप उसके गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो उसका घर बैठने उठने के लिए मिल जाएगा। उसके घर में 10-20 लोगों को इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। उसके घर में आपको विचारधारा समझाने का मौका मिलेगा। उसके गांव में आपको बूथ लेवल का संगठन बनाने का मौका मिलेगा। और इसके लिए आपके रिश्तेदार के घर में खाना वाना सब मिल जाएगा, कोई खर्चा आने वाला नहीं है। और वो आदमी मेरे घर में ऐसा क्यों कर रहे हो बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी उसके घर में जाके रोटी खाता ही रहता है। तो इसलिए ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो आसानी से कर सकते हैं वो बता रहा हूं। जो मुश्किलों से करने का काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जो कठिन काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये दिमाग में धारणा, अरे वामन मेश्राम कर लेगा, कठिन है वो वामन मेश्राम करेगा। आपको छोटा काम बता रहा हूं। गांव में, देहात में, तहसील में जाकर बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। 12-15 लाख के लगभग बूथ लेवल का संगठन खड़ा हो सकता है। और एक बूथ में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नोमिडिक ट्राइब, OBC, MBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, लगभग 14-15 सोशल ग्रुप, उसके सामाजिक ग्रुप बनाओ तो ऐसा लगभग 2-2.25 करोड़ ग्रुप बन जाएंगे देश में। ये 30 तक बनाए जा सकते हैं। इसमें इतना विशाल संगठन हमने बना दिया है। लाखों लोग हैं ऑलरेडी, उनसे ये काम करना है। आपको 12 से 15 लाख काम नहीं कर, ग्रुप नहीं बनाने हैं। आपको ये नहीं बनाने हैं। आपको अपने जिले का बनाना है। 15 लाख अमन मेश्राम को बनाना है। आपको आपके जिलों का, आपके तहसील का, आपके बस्ती का, आपको अपने अपने इलाके का करना है। अपने इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। इतना करो आप। अगर आप इतना करते हो, आपको समझाने के लिए दिक्कत आती है, अपने इलाके के वामसेप के कार्यकर्ता को, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता को बुलाओ। 10 लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया है, आप वहां आकर के अपनी बात समझाओ। ऐसा करो। ये अगर आपने कर लिया, ज्यादा दिन नहीं है, 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल। अगर कोई बुढ़ा आदमी है तो ये मेरी सुनने के बाद नहीं मरेगा, बोलेगा 7 साल।
चलो ठीक है, नहीं मरता हूं, देखता हूं। क्योंकि अब आप लोगों को मजाक लगेगा, मजाक नहीं। जब कोई आदमी डेथ बेड पर रहता है ना, तो रिश्तेदार को कहता है क्या, आखिरी बार बेटे का मुंह देखना चाहता हूं। वो तो दिल्ली में है, कैसे आएगा, नहीं ये एक बार देखना ही चाहता हूं, आखिरी बार। तो उसको बुलाते, आने के लिए 1-2 दिन लग जाते हैं, तब तक जाने ही नहीं देता, अंदर ही रख लेता है प्राण। रोकता कि नहीं रोकता, मालूम है? जाने नहीं देता, रोकता है। वो आते हैं, देखता है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद होती है ना, उम्मीद होती है। निराशा है, आदमी चला जाएगा। उम्मीद है, अरे है उम्मीद है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, इससे उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं आपको वही उम्मीद कह रहा हूं। उम्मीद से होता है, आशा से होता है, निराशा से तो आत्महत्या होती है। उम्मीद से आदमी आगे बढ़ता है, उम्मीद से आदमी समाज आगे बढ़ता है। यही बात मैं कह रहा हूं। मेरे पास क्या है, फकीर आदमी हूं। ये जो पैंट है ये भी दिया हुआ है लोगों का, ये शर्ट भी लोगों का दिया हुआ है, लोग देते हैं वही मैं तो फकीर आदमी हूं ना, मेरे को तो लोग देते रहते हैं, मैं उतना ही पहनता हूं, उतना ही रखता हूं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। तो इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप समाज में काम करो तो लोग आपको अपने सर पर बिठाते हैं। लोगों का काम करो तो सच्चाई से, ईमानदारी से, किसी मकसद के लिए काम करो तो आपको लोग साथ देंगे। नहीं, लोग साथ नहीं देते हैं, साथ देंगे, मेरा यकीन है। मुझे लोगों को जितना कहता हूं देते हैं। अब इन लोगों को मैंने 1 लाख देने के लिए कहा, 2 दिया। मैंने कहा ठीक है, आप देते तो मैं ले लेता हूं। मैंने 1 ही बोला था, आपने 2 दे दिया, तो मेरे को लेने को क्या लगता। इसके अलावा किसी का 500 दिया, किसी का 1000 दिया, किसी का 3000 दिया, किसी का 10,000 दिया, वो अलग है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये आंदोलन चला है, मुझे वो पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो पैसा है आंदोलन के लिए लोग देते हैं, वो पैसे में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव में हमारा इंटरेस्ट है, और किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बदलाव में, परिवर्तन में हमारा इंटरेस्ट है। और उसके लिए जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, उस संगठित शक्ति का बहुत लंबा समय नहीं है, केवल 7 साल में 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। और ऐसी मेजर एक्शन होगी जैसे 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों को कहा था, चले जाओ। है, ये तो याद है, ये तो 2000 साल का नहीं है, ये तो अभी का है, 9 अगस्त 1942 का है। बहुत 2000 साल पहले का नहीं है, अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है। अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो उसका कारण था, अंग्रेजों के बारे में ब्राह्मणों ने लोगों को बता दिया विदेशी है। ब्राह्मणों के बारे में अभी लोगों को पूरा पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा लोगों को, ब्राह्मणों को पता है। ब्राह्मण जब अपने बेटे को अमेरिका, यूरोप में भेजते हैं ना, तो क्या बोलता है मालूम, बेटा वापस मत आना, अब जा रहे हो वापस मत आना, हो सके हमें भी बुला ले। ब्राह्मण लोग अपने बेटे को जो अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उधर उनको भेजते। तो ये देख के बहुत ब्राह्मण चले गए अमेरिका में, यूरोप में। अभी अमेरिका ने पाबंदी लगाई, ब्राह्मण को पाबंदी, इधर नहीं आ सकते, क्योंकि उनको मालूम हो, अरे तो घटिया माल साला उधर आ रहा है। ये भारत की गंदगी साफ हो रही है और हमारे पास आ रही है। क्योंकि वहां ये जाति वाला जो नोशन है ना, वो वहां शुरू कर दिया ब्राह्मण। वो जहां जाएगा साला वहां टट्टी करेगा, मतलब जहां जाएगा वहां टट्टी करेगा, वो उनकी आदत है, छोड़ेगा नहीं। तो अमेरिका वाले उससे परेशान हो गए, कहा कि नहीं, अभी वीजा देते वक्त उन्होंने ऑर्डर, ब्राह्मण है वीजा ग्रांट मत करो,
तो ये अंदरूनी बात बता रहा हूं आप लोगों को। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये लोग SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग जागृत हो रहे हैं। ये लोग जागृत होने का मतलब है हमारा भारत में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए जाना है। तो इसलिए साथियों, हमें अपना आंदोलन, हमें किसी को भगाने का आंदोलन नहीं कर रहे, हमें ये आज़ादी का आंदोलन है, ये हमारे आज़ादी का आंदोलन है। अगर अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मणों को आज़ादी हासिल करने का अधिकार था, तो ब्राह्मणों के गुलामी से हमें आज़ादी हासिल करने का अधिकार है। ब्राह्मण किसी मापदंड में इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कभी भी नहीं कहता हूं ब्राह्मण को धरो, ब्राह्मण को बांधो, ब्राह्मण को मारो और इतने देर तक पीटो 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 जब तक जान नहीं जा। ऐसा मैं कहता ही नहीं हूं, ऐसा मैं किसी को नहीं कहता हूं। नहीं, मैं इस तरह की बातें कहने का पक्षधर नहीं हूं। मैं ये कहने का पक्षधर हूं कि हमें बराबरी का हक जो है डिनाई किया गया है और वो हक हासिल करने का हमारा अधिकार है, हमारी आज़ादी भी हासिल करने का अधिकार है। ब्राह्मण भारत में रहते हुए हम लोग कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते और ब्राह्मण को प्रभाव शून्य करना होगा, तब जाकर के हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। जिसे लोग हिंदू धर्म कहते हैं उसका मौलिक नाम ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म का एक नाम है नष्ट धर्म। इसको नष्ट करना होगा। अगर मानवता बचानी है तो दुनिया में ब्राह्मण धर्म खत्म करना होगा। कोई ब्राह्मण इस बात को गलत नहीं कह सकता मुझे, अरे आप ब्राह्मण धर्म, तो मैं उसको कहूंगा तुमको नष्ट करने का बोल रहा हूं क्या? ब्राह्मण धर्म नष्ट करने का बोल रहा हूं, तुमको नष्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण धर्म जिसमें ब्राह्मण को सबके सर पर बिठा दिया, उसको सारे इंसान बराबर हैं, तो भारत के संविधान ने घोषित किया हुआ है। इसलिए हमें अपना आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंचाना होगा, 6000 जातियों के अंदर भी पहुंचाना होगा। केवल मात्र अपने जातियों के अंदर रखने से ये आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। नहीं तो 52% OBC को RSS के कैंप में घुसाओगे और 15% शेड्यूल कास्ट को अपने आंदोलन में लाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, इससे सफलता नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो हम हर हालत में सफल हो सकते हैं। 10 बजने के बाद भी 9 मिनट ज़्यादा हो गए, इसलिए मैं आपकी सहनशीलता का और ज़्यादा अंत नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।